थैंक यू सर फॉर योर टाइम। सर, ये आपके मैं टॉपिक्स देख रहा था, इसके अंदर आपने लास्ट 30 ईयर से यू आर रिसर्चिंग ऑन फूड डंपिंग एंड यू हैव पब्लिश अबाउट 12 रिसर्च पेपर्स इन दिस, और आप इस पे काफ़ी लिख रहे हैं। क्या इम्पोर्टेंस है इस टॉपिक की कि इस पे इतनी रिसर्च की ज़रूरत हुई? Yes, I find this issue is very important in the बहुत ज़रूरी है इसलिए कि डेवलपिंग कंट्री के कंटेक्स्ट में। अच्छा। फर्स्ट मुझे एक्सप्लेन करने दें कि डेवलपिंग कंट्री क्या है। जी। डेवलपिंग कंट्री वो कंट्रीज़ हैं जो फार्मर कॉलोनीज थी यूरोपियन पावर्स की, और ये कंट्री में जब ये यूरोपियन ने कब्जा किया तो इन्होंने वहाँ एग्रीकल्चर के साथ बहुत ज़्यादा चेंज किया, और जब ये आज़ाद हुए तो बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर इशू डेवलपिंग कंट्री में। डेवलपिंग कंट्री आल्सो नोन एज साउथ, जो साउथ में लोग रहते हैं, अच्छा। जैसे अफ्रीका है, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका है एंड एशिया। ये तीनों कंटिनेंट जो है, कंट्रीज जो है, तीनों कंटिनेंट पे यूरोपियन पावर्स ने कब्जा किया था 18th एंड 19th सेंचुरी में, ओके। और जी। कॉलोनी बना दिया। ठीक है ना। तो ये हुआ कि एग्रीकल्चर क्यों इम्पोर्टेंट, हम्म, अब बताते हैं इन कंट्रीज में। मैं डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में ज़्यादा बात करूंगा। ठीक। तो क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कुछ कंट्री में 90%, कुछ में 95%, कुछ में 70%, इंडिया में 70%, 72% पीपल जो है रिलाई करते हैं अपनी इनकम के लिए, लाइवलीहुड के लिए, जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑन एग्रीकल्चर। यानी खेती बाड़ी हाँ, नॉर्मल पास में। जी। एग्जैक्ट। सो एनी वेलफेयर डेवलपमेंट कैनॉट बी डन, कोई पॉसिबल नहीं जब तक कि एग्रीकल्चर को न टैकल किया जाए। एग्रीकल्चर की वजह से एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की वजह से इनइक्वलिटी पे असर पड़ता है, रूरल पॉवर्टी पे असर पड़ता है। इसलिए एग्रीकल्चर बहुत ज़रूरी है, एक बात ये है। ठीक। दूसरी बात ये है कि एग्रीकल्चर आल्सो ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर एग्रीकल्चर को आप टैकल नहीं करेंगे, डेवलपिंग कंट्री में पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, तो फिर आपको फूड इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम्म, ये दूसरी बात है। बिल्कुल। और फूड इंपोर्ट का मतलब ये है कि बाहर से आपको ज़र मुबादला चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, फिर आपको कर्ज लेनी पड़ेगी। सेकंड थिंग ये है कि अगर एग्रीकल्चर अच्छी तरह ग्रो करेगा तो रूरलों की जो इनकम बहुत कम है उसको ग्रोथ होगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी। दूसरी बात ये है। और तीसरी बात ये है कि फूड सॉवरेंटी, अगर एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ तो फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा, फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर आपको बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा तो जो यूरोपियन पावर जो है, अमेरिका, यूरोपियन पावर था, वो कंट्रोल नहीं करेंगे डेवलपिंग कंट्री को। हम्म, तो इकोनॉमिक पॉलिसी वो अपने खुद मुख्तार के लिए बना सकते हैं। ये सब बहुत ज़रूरी है। तो ये इश्यूज जो है बहुत ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर जो है उसको पहले किया जाए, चूँकि ज़्यादातर लोगों की इनकम जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसलिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको टैकल किया। चाइना ने इसको टैकल किया 1950s में, अच्छा। लैंड रिफॉर्म वहाँ किया, एग्रीकल्चर पर फोकस किया। उन्होंने इंडस्ट्री वगैरह बनाई ओनली आफ्टर 1990। इससे पहले सिर्फ उन्होंने फोकस किया एग्रीकल्चर के बारे में। उससे उन्होंने क्या किया, रूरल इक्वलिटी आ गई, बराबरी आ गई, इनइक्वलिटी रिड्यूस होगी, बिटवीन कम्युनिटीज कम हो गई। ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपके कंट्री को खुद मुख्तार बनाएगा, सॉवरेंट बनाएगा, और ज़र मुबादला बचेगा, रूरल जॉब क्रिएशन होगा, और जो है गरीब लोगों की इनकम बढ़ेगी जब एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसलिए एग्रीकल्चर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने काफ़ी रिसर्च पेपर किया है लेटिन अमेरिका के बारे में, एग्रीकल्चर में क्या हुआ, तो एग्रीकल्चर ग्रोथ कैसे किया जाए। एक तो ऐसे जैसे साउथ अमेरिका ने किया है, जी। जैसे मैक्सिको है, और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज ने किया है। कैसे किया उन्होंने सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज ने, कि भाई हमारे पास उन मुल्कों में पैसा नहीं है, तो ठीक। बाहर से कहते हैं बड़े बड़ी कंपनीज को, अमेरिकन बहुत बड़ी कंपनी पैसे भी ले आए, टेक्नोलॉजी भी ले आए, एग्रीकल्चर को, प्रोडक्शन को बढ़ाएं। ठीक। ये एक अल्टरनेटिव है, इस तरह एग्रीकल्चर ग्रोथ की जाए, एक ये है। दूसरा चाइना ने किया है, अपने अंदर के रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज किया है विदाउट फॉरेन हेल्प। तो इन सर, जो पहली एग्जांपल आपने दी, ये एक किस्म का एफडीआई भी है, यानी फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट भी है कि हाँ, आप दूसरे कंट्री को उसकी टेक्नोलॉजी लाने के लिए इजाज़त दे रहे हैं और कैपिटल आने के और कैपिटल लाने लिए। की। जी। मगर अगेन आपने अपनी रिसोर्सेज को भी यूज़ करना है, हाँ। यानी आप उनको जी। सिर्फ लैंड दे रहे हैं, हाँ। बाकी जो लेबर है वो आपकी अपनी कंट्री की हाँ। होनी चाहिए। हाँ। जी। तो ये है, ये फॉरेन, यू राइट। हम्म, फॉरेन जो है कैपिटल आएगी तो उससे क्या होगा कि जो आपके यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट गैप है हम्म, वो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक। मतलब कि आपके ऊपर कर्ज नहीं रहेगी, क्योंकि फॉरेन कैपिटल आएगी, उसको आप उसको यूज़ कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना, ठीक। न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए, या वेपन वगैरह के लिए, सही। ठीक है ना। ठीक है।
लेकिन जो कंट्री, लेकिन उससे क्या होता है, नुकसान क्या है कि अगर फॉरेन कैपिटल आएगी तो वो प्रॉफिट बाहर लेके चले जाएंगे, तो री इन्वेस्टमेंट नहीं होगा आपके यहाँ। जी। और आपकी गवर्नमेंट पे उन पर दबाव रहेगा कि आप अगर उनकी बात नहीं मानेंगे, बड़े बड़े कंपनी जो अमेरिकन हैं, सेंट्रल अमेरिका यूएस की, अगर नहीं मानेंगे उनकी बात, तो फिर क्या होगा कि आप ये कंट्री से भाग जाएंगे पैसा लेके, फिर आप गरीब हो जाएंगे, तो आपका डिपेंडेंसी फॉरेन कैपिटल को बढ़ जाएगी। ओके। सर वो तो सही है आपकी बात, लेकिन जी। आपने जो फूड डंपिंग के ऊपर जो रिसर्च की है, हाँ। तो हमारे पास तो फूड ही इतना नहीं डेवलप हो रहा कि हम डंप कर सकें। हाँ। तो ये डंप कौन कर रहा है फूड? एग्जैक्ट, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हुआ है कि 1960 में यूरोपियन पावर्स हमेशा फॉर सेंचुरीज, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये हमेशा फूड डेफिसिट रहे हैं। अच्छा। ये हमेशा कॉलोनी से खाना ले आते थे, फूड इंपोर्ट करते थे, और यहाँ की पॉपुलेशन उस पर सर्वाइव करती थी। हमेशा फूड इंग्लैंड में आया, केनिया से, इंडिया से, इजिप्ट से, कॉलोनी से आया है, तब यहाँ की पॉपुलेशन को जो है फूड्स कंज्यूम किया, फूड डिमांड को पूरा किया, ठीक है ना। ठीक। लेकिन अब क्या हुआ है कि 1974-75 से दुनिया चेंज हो गई फूड के मामले में। क्या चेंज हुई है? फूड में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर, ईल्ड बहुत बढ़ गई है, केमिकल यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। जहाँ पर एकड़ पैदा होता था 100 टन, वहाँ आजकल 500 टन पैदा हो रहा है। ये बात हो गई। तो कैसे हुआ है कि फॉरेन टेक्नोलॉजी और कैपिटल, बहुत इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है फूड में। जैसे यूरोप में ले लें, यूरोपियन यूनियन जो है, उनके यहाँ बहुत बड़ी एक पॉलिसी उसको कहते हैं कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी, अच्छा। CAP, बहुत बड़ी पॉलिसी है, कॉमन एग्रीकल्चर प्रोग्राम, कैप। क्या है इनका कॉमन एग्रीकल्चर प्रोग्राम? ये है कि किसानों को आप पैसे दें, सब्सिडाइज करें, और उनको पैसे दें कि ट्रैक्टर लगाएं बड़े बड़े, काफ़ी फर्टिलाइज़र यूज़ करें, पेस्टिसाइड यूज़ करके प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ा दें। तो क्या हुआ है, 73-74 में इन्होंने शुरू किया, और बाय 1978-79 यूरोप में ओवर प्रोडक्शन हो गया फूड का। कभी यूरोप हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं रहा, क्योंकि यूरोप की क्लाइमेट ऐसी है कि यहाँ फूड प्रोडक्शन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल है, क्योंकि यहाँ जो सर्दी की वजह से, और हमारे यहाँ एक लैंड में 3-4 क्रॉप पैदा होती है एक साल में, ठीक है ना। इंडिया पाकिस्तान में क्योंकि हॉट क्लाइमेट है, थोड़ा सा पानी डाल देंगे आप तो 3-4 क्रॉप कर सकते हैं, वीट पैदा कर सकते हैं, राइस पैदा कर सकते हैं, ग्राम, वेजिटेबल, 3-4 क्रॉप कर सकते हैं। इंडिया में 3-4 क्रॉप लेते हैं वो। लेकिन इंग्लैंड में चूंकि, या फ्रांस में, यहाँ क्लाइमेट थोड़ा सा कोल्ड है, तो यहाँ डिफिकल्ट है, सनशाइन नहीं होता, इसलिए डिफिकल्ट है 3-4 क्रॉप लेना। तो इसलिए इन्होंने, यहाँ की एग्रीकल्चर बहुत ख़राब रही है, लेकिन उन्होंने, गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज करके एग्रीकल्चर को, प्रोडक्शन को बहुत बढ़ा दिया है। तो रिजल्ट क्या हुआ 1978-79 में? जो एग्रीकल्चर यूरोपियन यूनियन डेफिसिट था पहले, लोकल कंजम्पशन जो है, डिमांड जो है, वो सप्लाई पूरी नहीं होती थी, सप्लाई कम थी, डिमांड थी ज़्यादा। लेकिन अब फूड में यूरोप ने ओवर प्रोडक्शन कर लिया है बाय सब्सिडाइजिंग द लोकल फार्मर्स इन यूरोप, यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन 120 बिलियन पाउंड देता है, सब्सिडाइज करता फार्मर्स को कि वो प्रोड्यूस करें ज़्यादा। तो उससे क्या हुआ, ओवर प्रोडक्शन हो गया। ओवर प्रोडक्शन हो गया तो यूरोपियन आर लुकिंग, दे आर नॉट इम्पोर्टिंग फूड, बट दे आर ट्राइंग टू फाइंड मार्केट टू एक्सपोर्ट देयर ओवर प्रोडक्शन। फाइन, ओके। अमेरिका में क्या हुआ है कि अमेरिका में भी यही हुआ है, उन्होंने सब्सिडाइज दे करके फार्मर्स को बहुत बड़ा बना दिया। फार्मर दो चीज़ किया उन्होंने, फार्मर्स जो पहले होते थे, ऑपरेशन होता था मान लीजिए 50 एकड़ एवरेज, अब उन्होंने 50 को 200 एकड़ कर दिया एवरेज, फार्म साइज बढ़ गई है। जो फार्मर पहले 50 एकड़ ओन करता था एक हाउस होल्ड, उसको उन्होंने 500 या 200 कर दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो ऑपरेशन फार्मर्स का बढ़ गया है। इसका मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गई, अचीव कर लिया। इसका मतलब कि पर जो है एकड़ प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई अमेरिका में। तो उससे क्या हुआ कि अमेरिका इस वक्त जो है बिग बिग फार्म्स वहाँ ऑपरेट होते हैं, और बहुत ज़्यादा उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट। तो अब अमेरिका में क्या हुआ इस वक्त कि 80% फूड जो है उनके यहाँ, सिर्फ 20% टोटल फूड प्रोडक्शन कंज्यूम होता है, 80% उनको बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ता है। इतना ज़्यादा और अपनी या प्रोडक्शन बढ़ाई। तो जितने रिच कंट्री है सब ओवर प्रोडक्शन में फूड में हो गए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, सब। कनाडा में भी यही हाल है। और सर ये, सॉरी यहाँ पे मैं आपको, ये इसकी दो वजह हैं जो मेरे ध्यान में भी आपकी टीचिंग से आ रही हैं। एक तो ये है कि टेक्नोलॉजी, और दूसरा लैंड रिफॉर्म। या ये दोनों वजह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैंड रिफॉर्म थोड़ा डिफरेंट है, लैंड रिफॉर्म यहाँ नहीं हुआ यूरोपियन यूनियन में। अच्छा।
हम रिच कंट्री की बात कर रहे हैं, फूड डंपिंग रिच कंट्री से आ रही है, ठीक क्योंकि है। उनके यहाँ ओवर प्रोडक्शन हुआ है, तो ओवर प्रोडक्शन की वजह जो मेन है वो टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी एंड सब्सिडीज टू द और फार्मर। सब्सिडीज। ओके। इनकरेज कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप लगाएं पैसे फार्मिंग में, खेती में, हम्म, अब वो घाटा नहीं हो, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। ठीक। समझा ना? सब्सिडाइज होने से उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर गई है। अच्छा, गिर गई, यहाँ सब्सिडाइज है। जी। दूसरी तरफ केनिया में, इंडिया, नाइजीरिया में, वहाँ जो पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, हम्म, यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, जी। अमेरिका की नहीं बढ़ रही, इंडिजिनस पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, हम्म, तो वहाँ बढ़ रही है, तो वहाँ फूड की डिमांड बढ़ रही है, एक वजह है। दूसरी बात, वहाँ पहले गरीब लोग थे, अब थोड़ा इनकम बढ़ रही, तो दे आर कंज्यूमिंग मोर फूड, हम्म, तो उनकी लिविंग कंडीशन इंप्रूव हो रही है, तो दे आर डिमांडिंग मोर फूड, प्लस पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए दे वांट मोर फूड। तो ठीक। दोनों रीजन से फूड की डिमांड बढ़ गई है। सही। ठीक है ना? लेकिन लोकल प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, इनको पैसा नहीं कि इन्वेस्ट करें, हम्म, तो वहाँ वो फार्मर को सब्सिडाइज नहीं कर पा रहे। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन सब्सिडाइज कर रहा है, तो जब ये सब्सिडाइज करके व्हीट मार्केट में डालता है, ग्लोबल मार्केट में, तो उसकी उसकी प्राइस, जो सेल प्राइस है, वो केनिया, इंडिया, नाइजीरिया से लोअर है, क्योंकि सब्सिडाइज ही है। सब्सिडाइज है बिल्कुल। लेकिन वो लोग नहीं सब्सिडाइज कर रहे थे, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसे हाई है, एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि ये जो इनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी टेकिंग प्लेस इन यूरोप एंड कनाडा एंड अमेरिका एंड रिच कंट्रीज, हम्म, दे आर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो बहुत ज़्यादा बल्क में प्रोड्यूस करते हैं, तो हम्म, बहुत सस्ता होता है पर यूनिट, हम्म, उसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जी। और हमारे वहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका और केनिया, तंजानिया, न्यूजीलैंड, सॉरी, गरीब मुल्कों में, साउथ यूरोप कहते हैं, जी जी। उनके यहाँ जो है छोटे छोटे फार्म है, हाँ, छोटी छोटी फैमिली तो फार्म उनकी है। प्रोडक्शन भी कम है, हाँ, तो कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ भी जाती कम है, होंगी। कॉस्ट भी बढ़ जाती है, हम्म, तो इनसे कम्पीट वो नहीं कर सकते। दूसरी, वो सब्सिडाइज भी नहीं करते। सब्सिडाइज जी। अच्छा, तो उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, एग्रीकल्चर में है, तो उनके यहाँ इनसे कम्पीट नहीं करते, और इनको चाहिए अब बहुत बड़ी ग्लोबल मार्केट चाहिए, ताकि अपना ओवर सरप्लस बेच सकें। हम्म, तो ये जाके गरीब मुल्कों को प्रेशर डालते हैं कि हम आपको खाना, फूड दे देंगे, आप हमारा खरीद लें। हम्म, तो गरीब मुल्कों से वो ज़बरदस्ती फूड को डंप करते हैं वहाँ ले आके। तो डंपिंग से क्या होता है कि लोकल जो फूड कास्ट है वो हाई है, और फॉरेन फूड चीपर है, हम्म, तो कंपीट नहीं कर सकता लोकल उससे। तो लोकल फार्मर अपना खेती बंद करके स्लम्स में आके बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, दे हम्म, डोंट गेट एनी जॉब, so slums population is increasing because the villagers are leaving village because they cannot compete imported cheap food. हम्म, तो क्या हुआ, फार्मर्स को तो वहाँ बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन बिल्कुल। जो अर्बन कंज्यूमर हैं, विदाउट अर्बन कंज्यूमर जो है, उनका फायदा है कि उनको चीप फूड फॉरेन से मिल रहा है। हम्म, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म दिस इज डिस्ट्रॉइंग पेजेंट्री इन द डेवलपिंग कंट्री, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट इट्स मेकिंग देम लेस सॉवरेन, लूजिंग सॉवरेंटी, हाँ बिल्कुल, आज़ादी। बिल्कुल डिपेंडेंट हो गए हर हाँ, चीज़ के लिए, खाने तीसरी के लिए भी। बात है, एग्रीकल्चर सेक्टर को नेग्लेक्ट करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट आल्सो इज वो डिसअपियरिंग। भी बढ़ गई बिल्कुल। तो अब बताइए, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है एग्रीकल्चर में, हम्म, तो कंट्री इज गोइंग फ्रॉम वन क्राइसिस टू मोर डीपर क्राइसिस, बिल्कुल, no doubt। तो ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहा है। तो आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन, बट डेवलपिंग कंट्री इकोनॉमी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री। ओके। तो यस। सर जो और जो जो हम डेवलपिंग कंट्री में जो लैंड फिर पीछे रह जाता है, जो हाँ, फार्मर सब कुछ बेच के जाके तो सोचता है मैं किसी और चीज़ में अपना पैसा लगाऊं या मेहनत क्योंकि करूं, अनइकोनॉमिक है, तो सॉरी। वो जो लैंड बान लैंड पड़ा अभी वो बान हो जाएगा, उसके बाद वो तो यानी उस पर काम ही नहीं हो रहा, तो वो भी तो एक नुकसान है, उस हर कंट्री का अपना है। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। हम्म, तो क्या हुआ कि बैरन लैंड हो जाएगी, हम्म, तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं इन्वेस्ट करने का, हम्म, गवर्नमेंट फार्मर को सब्सिडी नहीं दे पा रही, क्योंकि गवर्नमेंट खुद कर्ज में मौजूद है, कर्ज बढ़ रहा है। जी, अब देखिए तो कैसे वो compete करेंगे। हम्म, तो व्हाट दे नीड स्टेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, इन सब्सिडी टू द फार्मर्स, हम्म, उनको अच्छे बीज दें, रिसर्च कराएं, जो बीज पैदा करता है पर एकड़। अब देखिए, मैंने रिसर्च की इंडिया में और पाकिस्तान में और चाइना में, अमेरिका में, 4 कंट्री का व्हीट, सीरियल और राइस के बारे में प्रोडक्टिविटी, ओके, per acre productivity in America is 5 times higher than India in terms of wheat. हम्म, राइस में 4 times higher है, दालों में 3 times higher है, जिसको पल्सेस कहते हैं। जी, तो देखें आप, उनकी बहुत हाई है, हम्म, और यहाँ गवर्नमेंट इंडिया में नेग्लेक्ट करेगी, पैसा नहीं है फार्मर को दें, तो और प्रोडक्टिविटी गिरेगी। हम्म, तो सोचा आपने, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए चाइना में इंडिया से डबल प्रोडक्टिविटी है, पाकिस्तान में इंडिया से भी कम पर एकड़ प्रोडक्टिविटी है। हालांकि हिस्टोरिकली 1940 पाकिस्तान लैंड वाज मोर फर्टाइल देन एवरेज इंडियन लैंड, हम्म, लेकिन गवर्नमेंट ने नेग्लेक्ट किया है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, इसलिए पाकिस्तान फर्टिलिटी गिरती चली आ रही है, क्योंकि फार्मर प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई फर्टिलाइजर वगैरह नहीं डाल रहे हैं।
समझा आपने? जी, जी। और कोई पहले उनके यहाँ होता था कि जैसे एक बार एक क्रॉप पैदा की व्हीट, उसके बाद 2 महीने छोड़ दिया, उसके बाद फिर उसमें पल्सेस पैदा किए, तो पल्सेस की रूट्स में नाइट्रोजन होता है, वो ऑटोमेटिकली जो है सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। अच्छा। तो वो जो प्रैक्टिसेस थी सस्टेनेबिलिटी की, वो डिसअपियरिंग हो रही है। तो हुँ, ये फार्मर, चूंकि फार्मर्स जो है दे आर इन क्राइसिस बिकॉज ग्लोबलाइजेशन की वजह से अमेरिका वांट्स ग्लोबल मार्केट इन फूड, so they are through WTO they are making food liberalization. फूड लिबरलाइजेशन मतलब हर मुल्क अपनी मार्केट खोल दे और फ्री आने जाने दे फूड को, तो उसमें फ़ायदा तो इन्हीं को होगा ना, इन्हीं का क्योंकि फायदा है। दूस जो लेकिन इंडिया में भी जो बड़े बड़े फार्मर नहीं, ब्राजील वगैरह में हैं, उनको हुँ, भी फायदा होगा, क्योंकि जो बड़े बड़े फार्मर हैं हुँ, वो जैसे वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते वीट, दे कैन एक्सपोर्ट सम लुक्रेटिव एक्सोटिक फ्रूट्स लाइक अच्छा। स्ट्रॉबेरीज, हाँ, हाँ। ब्लूबेरीज। जी, जी, जी। आजकल ब्लूबेरीज बहुत आ रही है साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका से, यूरोप में, जी। इसलिए कि वो वीट नहीं कम्पिटिटिव कर सकते। लेकिन वो इसमें कर सकते हैं, हाँ, जो जिस तो जी। अमीर जो फार्मर उनको फायदा, जो इन्वेस्ट कर सकते हैं व्हाट कॉल एक्सपोर्टिंग फ्लावर्स टू यूरोप। हुँ। लेकिन ये सबसे यू कैन नॉट रिमूव पावर्टी इन डेवलपिंग कंट्री। हाँ, इससे तो इसमें जानते हैं चंद हजार लोगों को जॉब मिलेगा, हुँ, लेकिन पूरी पावर्टी तो, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, पावर्टी एड्रेस पावर्टी नीड्स ए रेडिकल रिफॉर्म हुँ, इन द टर्म्स ऑफ मैसिव इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर प्लस रेजिंग प्रोडक्टिविटी प्लस डाइवर्सिफाइंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के साथ उनको कहें कि आप मछली पाल सकते हैं, आप जो है वो पाल सकते हैं, गोट पाल सकते हैं, बकरी, मुर्गी, हर तरह से डेवलपमेंट किया जाए, जी, डाइवर्सिफाइंग रूरल इकोनॉमी, क्योंकि रूरल में 70% लोग गरीब हैं। जी। तो अगर पाकिस्तान इंडिया को अमीर करना चाहते हैं तो विदाउट एग्रीकल्चर, एड्रेसिंग एग्रीकल्चर इशू, कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। अच्छा सर, ये एग्रीकल्चर के अंदर ही कैटल फार्मिंग भी आती है, ये हाँ, भी सब एक ही सब सब लाइव स्टॉक वगैरह सब लाइवस्टॉक आते हैं सब जी। तो उसी को कहते हैं हम कि डाइवर्सिफाई करें। हुँ, और जो है जो छोटा किसान है उसको एक आजकल ये आ रहा है व्यू कि भाई बड़ी बड़ी ज़मीन जो है किसानों से ले ली जाए, और आजकल सऊदी अरब जो है और दुबई ये चाहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा चाहिए फोडर, घास जिसको कहते हैं चारा, लाइव स्टॉक को खाने के लिए, जैसे ऊँट है, कैमल वगैरह जी, है। जी। सऊदी अरब में बहुत बढ़ रहा है ये सब, कैमल रेस वगैरह। तो उनको चाहिए कैमल, काऊ, इनके लिए चाहिए उनको फोडर, फोडर कहते हैं उनको, ग्रीन ग्रास वगैरह चाहिए। जी, तो उन्होंने अमेरिका में लिया हुआ था बहुत ज़बरदस्त लैंड लीज पे, किराए पे, यूएस में। अच्छा। तो क्या हुआ कि यूएस वालों ने उनको देखा, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम उनके यहाँ हो गई, क्योंकि लैंड उसके लिए ज़्यादा ज़मीन से पानी लेके उनको करते थे, वो सींचते थे, इरिगेशन करते थे, तो और इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम हुई। तो उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया, तो उन्होंने वहाँ बैन कर दिया, कैंसिल कर दिया उनकी लीज सऊदी अरब की। हाँ तो सर, नाउ आपकी बात को सिंप्लीफाई करूँ, यानी सऊदी अरब जो अपने लाइव स्टॉक के लिए घास जो खाना जो चारा ले रहा था, वो अमेरिका से ले रहा था, जी, और उसने अमेरिका में लैंड लिए हुए थे लीज पे, जस्ट इस काम के लिए कि वो वहाँ पे उनके लिए हाँ चारा उगाए। हाँ, अच्छा। तो उन्होंने वहाँ कैंसिल कर दिया। तो सऊदी अरबिया नाउ डेस्परेटली, सऊदी हैज गॉट सम लैंड इन यूक्रेन एंड मोजाम्बिक एंड अच्छा। इथियोपिया, ओके। लेकिन दे आर इन क्राइसिस, दे नीड डेस्परेट मोर लैंड। हम्म, सऊदी अरबिया, दुबई, ये मुल्क चाहते हैं कि इनको ज़मीन और मिले, ताकि इनके यहाँ लाइव स्टॉक जो है, जैसे बकरी है, जी, घोड़ा है, और क्या कहते हैं इसको, कैमल वगैरह है, जी, जी। इनको खुराक के लिए चाहिए, क्योंकि यहाँ डेजर्ट है, दे डोंट कल्टिवेट ऑल, दे डोंट हम्म, ग्रो ऑल दीज थिंग्स, हम्म, दे डोंट हैव एनी गुड लैंड टू कल्टिवेट एंड ग्रो ऑल दीज थिंग्स। हम्म, तो उन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहे हैं अच्छा। कि पाकिस्तान में, सिंध में या पंजाब में बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है उसको लेकर के इनको दिया जाए। तो ब- पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी बात, क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए फॉरेन कैपिटल, हम्म, फॉरेन कैपिटल आएगी तो मुल्क में जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो फिर आप कर्ज वापस कर सकते हैं, ठीक है ना, जॉब क्रिएशन जी, होगा। जी। लेकिन ये नहीं समझते कि अगर इन्वेस्टमेंट बाहर से आया और आपने बैंक खोल रखा है, जब चाहे मनी बाहर अंदर जाए, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाए, तो सब करप्शन में मनी बाहर चली जाएगी। जी, तो तो जो जो फायदा होगा वो भी करप्शन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, आम आवाम तक फायदा नहीं यू आर पहुंचेगा। वेरी राइट, यू आर हम्म, वेरी राइट, तो नहीं पहुंच पाएगा। हम्म, लेकिन ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे हैं, अब मीडिया मीडिया सब अमीर लोगों के हाथ में है, वो कह रहे हैं कि बाहर से मनी आएगी तो पाकिस्तान ओवरनाइट स्विट्जर वो बन जाएगा, साउथ कोरिया, जापान बन जाएगा, हम्म, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। जी, पहली बात है कि हम सीखें उससे कि अमेरिका में उनको क्यों बाहर निकाल दिया, जी, अमेरिका ने क्यों लैंड लीज को कैंसिल कर दिया। हम्म, तो पाकिस्तान जब आएंगे तो वहाँ से जो छोटे छोटे किसान उनको वो बाहर हटाएंगे, ताकि एक ज़मीन बड़ी सी एक हो, अच्छी सी उनको जमीन हाँ देगी मिल जाए, गवर्नमेंट, हाँ और वो
आम आवाम को भी वहाँ से निकाल हाँ देंगे। हाँ फिर वो आपने एक बार मेंशन किया था, वाटर का भी इशू होगा क्योंकि वो सारा पानी भी ले लेंगे, हाँ वो पानी खींच लेंगे अपनी जी ज़मीनों में। जी तो और उनको प्रायोरिटी पे पानी दिया हाँ जाएगा, तो जी जो बाकी छोटा किसान है वो रह जाएगा पीछे। एग्जैक्ट उसको पानी कमी हो जाएगी क्योंकि जब पानी बहुत ज़्यादा ये पंप करेंगे तो हम्म, वाटर लेवल नीचे चला जाता है। तो हम्म, जो छोटे ट्यूबवेल वगैरह हैं वो सब ड्राई हो जाएंगे ऐसा हुआ है बहुत मुल्कों में। हम्म, सेंट्रल अमेरिका में मैंने इस पर बहुत स्टडी की 99 में, अच्छा, काफ़ी पब्लिश किया। तो ये बहुत नुकसान है, फॉरेन कैपिटल आएगी ज़रूर, लेकिन जो है उसके कंसिक्वेंस को हमको पॉजिटिव निगेटिव दोनों देखना चाहिए। जी, निगेटिव ये होगा कि फार्मर्स जो है वो और जो है बेरोजगार हो जाएंगे। फार्मर्स जो उनका कोई से नहीं होगा, हम्म, क्योंकि गवर्नमेंट ये मिलिट्री गवर्नमेंट डायरेक्ट चाहती है कि हम सऊदी दुबई से बात करके और वर्ल्ड बैंक खुश करके हम ये का पॉलिसी कर दें। उन्होंने फार्मर से कोई राय नहीं ली। हम्म, और जब डेवलपमेंट में आप लोकल कम्युनिटी से लोकल लोगों से राय नहीं लेते तो दैट्स वेरी डेंजरस। हम्म, यू आर जस्ट इम्पोजिंग समथिंग फ्रॉम एबव, जी, दैट्स नॉट गुड। अच्छा, सेकंड थिंग ये है कि वो आएगा तो उससे इन्वायरमेंट प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये जो फॉरेन कैपिटल आएगी वो जब चाहेंगे बाहर लेके चले जाएंगे, बिल्कुल, तो फिर उनके दबाव में आप रहेंगे, उनको खुश करेंगे कि इस तरह भाई न जाओ बाहर। हम्म, कोई दबाव नहीं है, क्योंकि आजकल नया जो डब्ल्यूटीओ से एक एग्रीमेंट हुआ है वो पाकिस्तान भी शामिल उसमें है कि जब चाहे मनी बाहर अंदर हो सकती है। उसको कहते हैं फ्री कैपिटल फ्लो जो है वो है। जब उनको दबाव डालेंगे कि भाई आप यहाँ इन्वेस्ट करें या आप पे टैक्स हम लगाएंगे, तो वो बाहर चले जाएंगे लेके हम्म, पैसा। तो टैक्स भी नहीं लगा सकते आप। तो दिस इज रियली वेरी डेंजरस, यू बिकम मोर डिपेंडेंट हम्म, without creating jobs. Second, last thing is I must tell you जी, जी, that जो फॉरेन कैपिटल आएगी एग्रीकल्चर में पाकिस्तान में, या आई है वहाँ केनिया में आई है और मुल्कों में सेंट्रल अमेरिका में आई, जो मैंने 30 साल पहले स्टडी की है और 99 में स्टडी की है। आई फाउंड आउट दे ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी विच इज लेबर सेविंग कैपिटल यूजिंग। तो हम्म, उसमें जॉब क्रिएशन नहीं होगा जॉब क्रिएशन नहीं, लोकल लोगों को जॉब नहीं ना, मिलेंगे, नहीं क्रिएट नहीं जॉब होंगे नहीं उनके लिए। मिलेगी। तो उसमें पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा लॉन्ग टर्म में, और कंट्री मोर फॉरेन के ऊपर डिपेंडेंट बढ़ जाएगा। हम्म, और तीसरी बात है कि आप इसमें फूड प्रोडक्शन नहीं होगा, तो आपके जो लोकल फूड डिमांड बढ़ रही है उसको भी वो मीट नहीं करेगी, तो आपका फूड डेफिसिट हो जाएगा। हम्म, एक कंट्री जो एग्रीकल्चर लैंड है, वेरी सैड टू सी दैट मूविंग टुवर्ड फूड डेफिसिट। जी, आपको तो फूड सरप्लस करना चाहिए, पैदा करना चाहिए। हम्म, अब फूड डेफिसिट तब जा रहे हैं। देखिए जी, अफगानिस्तान में उन्होंने किया, क्या कर रहे हैं, वो नदी बना रहे हैं, मैन मेड रिवर, सो दैट दे कैन क्रिएट फूड एंड स्टैंड ऑन देयर ओन फीट इन टर्म्स ऑफ फूड डिमांड एंड फूड सप्लाई। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।